अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। आज की खौफनाक कहानी को लाहौर से शेयर किया है मलक शबीर ने। वो बताते हैं कि ये एक सच्चा वाक़या है जो मेरे सबसे बड़े भाई के साथ दरपेश आया। हालांकि उनके साथ पेश आने वाले उस साने को 2 दहाइयाँ बीत चुकी हैं, लेकिन पिछले वक्त में बर्पा होने वाली वो होलनाकियाँ आज भी उनके ज़हनी दरीचों में तरोताज़ा हैं। ख़ुद के वजूद में मौजूद होकर भी वो ज़हनी तौर पर ख़ुद में मौजूद नहीं होते। ये 90 का अवाइल दौर था जब वो लड़कपन में कदम रख ही रहे थे। 5वीं क्लास में पढ़ते थे और उन्हें पढ़ाई से काफ़ी लगाव भी था, लेकिन मिजाजन काफ़ी शरीर और शैतान भी थे। हमारा घर लाहौर के सरहदी एरिया में वाक़या एक गांव में था। 90 की दहाई का बाहरी लाहौर काफ़ी उजाड़ भी था और वीरान भी। हमारे गांव में एक मस्जिद, एक सरकारी स्कूल और स्कूल के साथ एक कब्रिस्तान था। मस्जिद तो गांव के अंदर ही मौजूद थी, लेकिन स्कूल और कब्रिस्तान गांव से बाहरी या दूर पर था। ये जो किस्सा मैं आप सबके गोश गुजार करने जा रहा हूँ, इसका बराह रास्त ताल्लुक़ भी स्कूल में एक बड़े पुराने बरगद के दरख्त से है, जो अपनी हीलो हिबत की मुनासबत से काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। बरगद का दरख्त जितना वसी था, देखने में उतना ही पुरस्रार भी था। ये मई की सख्त तपती दोपहर थी। दिन 2 बजे का वक्त होगा। मेरा भाई और उसका दोस्त शायद, जो स्कूल में अपनी तख्ती भूल आया था और याद आ जाने पर वापस तख्ती ढूंढने स्कूल की तरफ निकल आए थे। स्कूल तो दिन 11 बजे के बाद बंद हो जाता है, इसलिए उन दोनों ने दीवार फलांग कर स्कूल में तख्ती ढूंढने की कोशिश शुरू की। तख्ती मिली या ना मिली, लेकिन सख्त तेज़ सूरज की जलन से तंग आकर वो दोनों बरगद के बूढ़े दरख्त के नीचे जा बैठे। कुछ देर बैठकर खुशगपियों के बाद शायद ने पेशाब की हाजत को महसूस किया और वहीं दरख्त की जड़ में पेशाब कर दिया। उसकी देखा देखी भाई ने भी वहीं पेशाब करना चाहा, लेकिन उस हरकत से पहले ही भाई ने अपनी कमर पर एक ज़ोरदार थप्पड़ महसूस किया। भाई बताते हैं कि वो उस थप्पड़ की ज़रब के बाद बेहोश हो गए थे। मगरिब की अज़ान हो रही थी जब उन्हें दोबारा होश आई। 4-5 घंटे वो यूं ही बेसुध और बेहोश रहे। भाई अपनी कमर पर शदीद जलन महसूस कर रहे थे, ऐसे जैसे किसी ने जलती लकड़ी से सेका हो। कुछ लम्हात के बाद जब वो अपने मुकम्मल हवास में आए तो उन्हें शायद का ख्याल आया, लेकिन शायद उनके पास ना था। वो डर के उठे और दरख्त की पिछली तरफ देखा तो शायद बेसुध पड़ा हुआ था। मुंह से ज़ुबान बाहर निकली हुई और चेहरे का रंग नीला, और माथे पर रगें इस तरह उभरी हुई थी कि जैसे वो शदीद तकलीफ़ में हो, और तकलीफ़ की शिद्दत इस कदर के बर्दाश्त से ही बाहर हो। शायद की ऐसी हालत देखकर भाई ने कांपते लरसते हुए हाथ पाँव का सहारा लेते स्कूल की दीवार फलांग कर गांव की तरफ दौड़ लगा दी। भाई गिरते पड़ते घर के बाहरी दरवाजे पर पहुंचकर ज़ोर ज़ोर से चीख और रो रहे थे और ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे, शायद मर गया स्कूल में, शायद स्कूल में मर गया। जिसने ये आवाज़ सुनी और भाई की अबतर हालत देखी तो स्कूल की तरफ दौड़ लगा दी। स्कूल तो था भी गांव की हदूद से बाहर, तो देखा देखी आधे से ज़्यादा गांव स्कूल की जानिब लिपका। कुछ देर बाद गांव के कुछ लोग शायद को उठाकर उसके घर ले गए। अम्मा बताती थीं कि उस रात भाई को शदीद बुखार हो गया। भाई बिल्कुल चुप हो चुका था, ऐसे जैसे कि गूंगा हो या किसी ने लब ही सी दिए हों। बस छत को घूरते रहे और फिर नीम बेहोशी की हालत में चले गए। माँ जी और दादी पहले तो भाई के माथे और हाथ पाँव पर पानी वाली पट्टियाँ करती रहीं, लेकिन जब फ़र्क ना पड़ा तो भाई की कमीज़ उतार कर सीने पर पट्टी करना चाही। लेकिन सूरत हाल तब ज़्यादा परेशान कुन हो गई जब भाई को नीम बेहोशी की हालत में बिठाकर कमीज़ उतारी। माँ जी की तो चीख ही निकल गई। भाई की कमर पर पंजे का गहरा नीला निशान था
और बहुत से निशान से मांस उतरा हुआ था। दादी कमर पर मार के उस निशान को देखकर समझ चुकी थीं कि मामला आसेबी है, इसलिए उन्होंने माँ जी को चुप करवाया और बोली, कुरानी आयात का विर्द करते हुए लड़के पर फूंकती रहो, बच्चा डर गया है। ये शदीद बुखार भी इसी वजह से है। रात देर गए अब्बा जी घर आए तो उन्होंने बताया कि शाहिद की हालत बहुत ख़राब है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने शदीद ज़दोकोप किया हो और इसी वजह से वो बेहोश हो गया है। माँ जी बताती हैं कि उस रात जब वो तहज्जुद से कुछ पहले जागीं तो उन्होंने देखा कि भाई के सरहाने दीवार पर साया बना खड़ा है, जैसे कोई ज़ीरू उसे खड़े हुए घूर रही हो। जिसामत ना थी लेकिन साया ज़रूर था, और वो नक्श भी फ़कत दीवार पर था। भाई की आंखें खुली हुई थी लेकिन आँखों की पुतलियाँ बिल्कुल सफ़ेद, चेहरा पीला जर्द और शदीद अजियत में। दीवार पर इंसानी साया लेकिन वजूद का ना होना, भाई की आंखों का मुड़ जाना और पुतलियों का गायब हो जाना, आंखों का बिल्कुल सफ़ेद हो जाना, ये मंज़र भयानक तो था और हौलनाक भी बहुत। माँ जी ने ऐसी खौफनाक हालत देखकर चीखें मारना शुरू कर दी और भाई के ऊपर जाकर लिपट गईं। माँ जी भाई से ऐसे लिपट रही थीं कि जैसे अब वो उनकी ढाल बन चुकी हैं। हर आफत, हर जुल्मत अपने वजूद पर सहकर अपनी औलाद को बचाना चाह रही हैं। माँ जी को यूँ चीखते सुनकर दादी अम्मा और अब्बा जी लिपक कर कमरे की तरफ दौड़े, लेकिन उनके कमरे में घुसते ही मंजर मुख्तलिफ था। ना तो अब वो पुरस्रार साया था जो भाई को घूर रहा था, और ना ही भाई की वो अबतर हालत। वो पुरसकून थे और गहरी नींद में थे, आंखें बंद और सही हालत में थीं। अब्बा जी ने अम्मा को पकड़कर भाई से अलहदा किया और बोले कि हौसला रखो, बच्चा बुखार में है, 1-2 रोज़ में ठीक हो जाएगा। लेकिन अम्मा ने रोते हुए अब्बा जी को कुछ देर पहले की वो सारी खौफनाक सूरत हाल हर्फ ब हर्फ बताई तो दादी ने माँ जी से कहा कि तुम वुज़ू करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लो और बच्चे के पास बैठकर कुरान पाक की तिलावत करो। हमारा बच्चा इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल में आ गिरा है। इस पर नादीदा कुव्वतों, आसेब, जिन्नात या शैतानी चीज़ों का साया हो गया है। अल्लाह पाक हम सब पर रहम करे। 3 दिन गुज़र चुके थे। भाई जूं के तूं सख्त बुखार में मुब्तला और होश में ना थे, लेकिन दूसरी तरफ शाहिद था जो अगले दिन ही ठीक हो गया था। ना तो उसे अब कोई बुखार था और ना ही कोई खौफ डर, बस एक बदलाव था। होश में आने से लेकर अब तक शायद बिल्कुल खामोश था, कुछ खाता पीता नहीं था। ज़्यादा इसरार या बात की कोशिश की जाती तो आगे से इस कदर जहरीली मुस्कुराहट से देखता कि अगला इंसान बोलना चाह कर भी खामोश हो जाता। शायद की आंखें हर वक्त लाल और अजीब सी रोशन रोशन रहती थीं। आखिर चौथे रोज़ वालिद साहब के साथ उनके पीर घर तशरीफ़ लाए। पीर साहब पूरे एक दिन घर में रहे और ज़्यादा वक्त बंद कमरे में भाई के पास ही गुजारा। जाते हुए घर के बाहरी दरवाजे और चारों कोनों में घोड़े की नाल जो लोहे की होती है और उनके पाँव में लगाई जाती है, लोहे की कीलों से ठोक कर चले गए। वो जाते हुए अब्बा जी को सख्ती से हिदायत कर गए थे कि बच्चे को दोबारा हरगिज़ स्कूल और उस बरगद के दरख्त की तरफ मत जाने दें। कुछ अरसा इसे बिल्कुल अकेला मत छोड़ना। इसके आसपास हर वक्त कोई मौजूद होना चाहिए। इस पर शैतानी अफरीतों का साया हो गया है, जो एक बार किसी से चिमट जाएं तो मरकर ही पीछा छोड़ते हैं। मैंने इसके गिर्द हसार बांध दिया है, जिससे ये इस कदर तक महफूज है कि वो इसे कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन हिसाबी खौफ इस पर हमेशा मौका देखते हुए मुसल्लत करते रहेंगे। अब अम्मा और अब्बा जी के हत्ता उल इम्कान यही कोशिश होती थी कि भाई घर से बाहर ना निकलें और कोई ना कोई आसपास मौजूद रहे। भाई की तबीयत तब ज़्यादा ख़राब हुई जब गांव में हमारी हवेली, जहां हम अपने जानवर बांधते थे, वहां अब्बा जी के साथ ज़िद कर चले गए।
पहले तो भाई पास पास ही मौजूद रहे, लेकिन फिर अब्बा जी ने भाई को हवेली के पिछले कमरे में कुछ लेने के लिए भेजा। अभी कुछ सेकंड ही गुजरे होंगे कि भाई ज़ोर ज़ोर से चीखें मारना शुरू हो गए। अब्बा जी भागकर पिछले कमरे में पहुंचे तो देखा कि भाई नीचे ज़मीन पर गिरे तड़प रहे हैं, मुंह से झाग निकल रही है और आंखें उल्टी हुई पड़ी हैं, बिल्कुल ऐसी ही जैसे उस रात अम्मा ने देखी थी, सिर्फ सफ़ेद और इंतहाई डरी हुई। वो वक्त वाकई ही बड़ा एहसाब शिकन और मुश्किल था। अब्बा जी भाई को जैसे तैसे बड़े ही अनोखे अंदाज में घर लाए, क्योंकि भाई घुरा भी रहे थे, सिसक और तड़प भी रहे थे। गुस्सा और तकलीफ़ का मिला जुला रद्द अमल था जो वो अपने अंदाज से बावर करवा रहे थे। ताज्जुब और हैरत तो तब हुई जब भाई घर में आते ही पुरसकून हो गए थे, लेकिन गहरी नींद में चले गए थे। उससे अगले दिन ही अब्बा जी अपने पीर साहब से मुशावरत के बाद भाई को लेकर मुल्तान अपने पीर साहब के मुर्शिदों के पास चले गए, जहां मुर्शिदों ने भाई पर दम दुरूद किया और एक तावीज़ लिख कर भी भाई के गले में पहना दिया और अब्बा जी से कहा, आप अपने बेटे की उस गांव से हिजरत करवा दें, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। उन्होंने इससे ज़्यादा कुछ और बताने से गुरेज ही रखा। अब्बा जी ने मुल्तान से वापसी पर भाई को लाहौर अंदरूने शहर हमारी सगी खाला के घर रहने के लिए छोड़ दिया। तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसे के बाद शाहिद की उसी बरगद के दरख्त से फांसी लगी लाश मिली। लोग और उसके घर वाले बताते हैं कि शाहिद स्कूल वाले वाक़े के बाद बड़ा ही अजीब और पुरअसरार हो चुका था। किसी के सामने कुछ खाता पीता नहीं था, हर वक्त खामोश और बला का ज़िद्दल हो गया था। कोई कुछ कहे, डांटे, मारे तो बड़ी अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट लिए अगले बंदे को घूरता रहता था। मौसमों और उनकी शिद्दत से बेनियाज सारा दिन आवारा और सुनसान खेतों में घूमता रहता था। शाहिद के घर वाले बताते हैं, पहले शुरू में 2-4 बार तो रात को गायब हो जाता था और फजर से पहले घर के दरवाजे के बाहर बैठा मिलता था। लोगों ने तो यहाँ तक बताया कि वो अक्सर आधी रात को बरगद के दरख्त के ऊपर बैठ जाता और ज़ोर ज़ोर से कैके लगाया करता था और एक दिन बिलाखिर उसी दरख्त से लटक कर पुरअसरार अंदाज में ख़ुदकुशी कर ली। हमारे भाई दहाइयों बाद भी आज तक अंदरूने शहर में ही रहते हैं, ज़हनी तौर पर इंतहाई पस्त और थके उलझे से। आज सालों गुजरने के बाद हमारे गांव के इर्द गिर्द बड़ी कोठियां और ख़ूबसूरत सड़कें तामीर हो चुकी हैं। स्कूल भी ना रहा और ना ही वो बरगद का दरख्त। वक्त की तेज़ रफ्तार ने माजी को रोंते हुए हर उस चीज़ को निगल लिया है जो उसके हसार में आती गई, क्योंकि वक्त की घड़ी से बड़ी पुरअसरार चीज़ कुछ नहीं।